नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का परीक्षा मंथन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत एवं वेलकम करता हूं। जैसे कि परीक्षा मंथन के तरफ से यूपी पीसीएस 2022 के लिए पीसीएस प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है और यह सीरीज जो है 14 जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा। इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमी के सेगमेंट के बारे में या अर्थव्यवस्था के सेगमेंट के बारे में। अर्थव्यवस्था यूपी पीसीएस एग्जाम के जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमिक्स से वह करंट अफेयर्स या जो है समसामयिक की घटनाओं से जुड़े हुए होते हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है यूपी पीसीएस के लिए इकोनॉमी को तैयार किया जाए। इस तैयारी करने के पीछे क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, स्ट्रेटजी में किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, सिलेबस क्या है, इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आइए हम लोग थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत अगर आप आएंगे तो परीक्षा मंथन की तरफ से ऑनलाइन जीएस फाउंडेशन बैच यूपी पीसीएस 2022 को टारगेट करके चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत अगर आप आएंगे इसके अंतर्गत कोर्स हाईलाइट दिया गया है। कोर्स हाईलाइट में अगर आप आएंगे तो आपको 500 से अधिक घंटे का जो है वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा। उसके अलावा 200 से अधिक पॉइंटर नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, जिससे आप एग्जाम से पहले उसको जो है क्या कर सके, रिवाइज कर सकें। उसके अलावा अगर आप आएंगे वीकली करंट अफेयर्स के अंतर्गत पिछले एक सप्ताह के अंदर के जो भी घटनाएं हैं, जो भी इशूज हैं, उन इशूज से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको अवेलेबल कराया जाएगा। उसके अलावा 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर के देने के पीछे मोटिव ये है कि आप अपना असेसमेंट खुद कर सकें कि आपका तैयारी किस स्तर पे है और इस असेसमेंट के बेसिस पे आप यूपी पीसीएस 2022 का पीटी एग्जाम दें। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये भी डिसाइड किया गया है कि जो भी सेगमेंट, चाहे इकोनॉमिक्स के हों, चाहे पॉलिटी के हों, चाहे ज्योग्राफी के हों, जिस भी सेगमेंट के हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा पाए कि आखिर क्वेश्चन पूछे जाने का लेवल क्या है, तरीका क्या है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इस कोर्स के लिए इनरोलमेंट 1 जनवरी से स्टार्ट किया जा चुका है और इसके लिए जो मिनिमम फीस रखा गया है 4,999 रुपीज़। तो चलिए ये हम लोग का कोर्स से संबंधित इंफॉर्मेशन था जो मैंने आपको अवेलेबल कराया। अब हम लोग टाइम वेस्ट न करते हुए अब आइए हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमी सेगमेंट को कैसे तैयार किया जाए पीसीएस एग्जाम के लिए, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप आएंगे कंटेंट के स्तर पे, तो कंटेंट के स्तर पे अगर आप आएंगे तो कंटेंट में हम लोग देखेंगे, पहला कंटेंट है हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमी फॉर स्टेट पीसीएस, या यूपी पीसीएस के लिए किस तरीके से जो है इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था को जो है तैयार किया जाए। तो अगर आप आएंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस, पाठ्यक्रम क्या है। सिलेबस के बाद हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे और स्ट्रेटजी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आखिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेसिस पे हम लोग अपने तैयारी करने के तरीके के बारे में चीज़ों को समझेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद करंट अफेयर्स के अंतर्गत पिछले 6 महीने के घटनाओं को आपको देखना पड़ेगा, जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में अगर आप जो है आएंगे तो न्यूज़पेपर रीडिंग, उसके अलावा आवर मैगजीन के अंतर्गत अगर आप आएंगे परीक्षा मंथन के द्वारा लक्ष्य मैगजीन निकाला जाता है, जो आपका करंट अफेयर्स का जो है सेगमेंट क्या करा देगा, कवर करा देगा, आपको और जगह जाने का जरूरत नहीं है। उसके अलावा जब आपका कोर्स हो जाएगा तो रिवीजन बहुत मायने रखता है। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी बहुत सारे बुकों का स्टडी कर लो, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में गलतियां करते रहेंगे। तो एग्जाम में गलतियां या एरर कम से कम हो, इस बात को ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ही जरूरी है,
चलिए हम लोग जो है देखते हैं आगे के सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या है। सिलेबस के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो सबसे पहले सिलेबस में अगर आप आएंगे तो पहला जो सिलेबस है अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। सबसे पहले आपको ये अंतर समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर क्या है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर क्या है, तो सबसे पहले अगर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अगर आप आएंगे, अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएंगे तो अर्थशास्त्र को हमको नहीं पढ़ना है। अर्थशास्त्र से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बल्कि जो अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स का जो अप्लाइड फॉर्म है, जो व्यवहारिक स्वरूप है इकोनॉमी, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। उसके अलावा अगर आप आएंगे सेकेंड टॉपिक, तो सेकेंड टॉपिक में आपको मिलेगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उसके अलावा अगर आप आएंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर जीडीपी होता क्या है। जीडीपी अगर आप जान लेंगे तो आपको जो है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है ये समझ में आ जाएगा, एनडीपी समझ में आ जाएगा। तो एनडीपी का मतलब होता है नेट, एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और उसके अलावा जीडीपी का मतलब होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोनों में अंतर थोड़ा सा समझिएगा। तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत जिन भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज का जो अंतिम मॉनेटरी वैल्यू होगा, उन सभी मॉनेटरी वैल्यू का जो योग होगा, एग्रीगेट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। और जीडीपी से अगर आप एनडीपी निकालेंगे तो एनडीपी का मतलब होता है नेट का मतलब होता है शुद्ध। अब ये देखिए, ये ग्रास डीपी का बात कर रहा है, डीपी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये क्या कर रहा है, एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कहने का मतलब कि जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालेंगे तो जीडीपी में से क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन घटा देते हैं। डेप्रीसिएशन क्या कर देते हैं, ह्रास को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एनडीपी का मतलब ये है, डेप्रीसिएशन इसलिए घटाया जाता है क्योंकि प्रोडक्शन के क्रम में जब उत्पादन किया जाता है, गेहूं का उत्पादन किया जाता है, चावल का उत्पादन किया जाता है, या अन्य इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है, तो इस क्रम में बहुत सारे मशीनरी का प्रयोग किया जाता है। तो जो ये मशीनरी का प्रयोग किया जाता है, इन मशीनरी में समय के साथ क्या होता है, घिसावट आता है, डेप्रीसिएशन आता है। तो नेट वैल्यू निकालने के लिए, शुद्ध वैल्यू निकालने के लिए हमेशा ग्रॉस वैल्यू में से जो है डेप्रीसिएशन को क्या कर देते हैं, ह्रास को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और इस प्रकार हमको क्या मिल जाता है, नेट वैल्यू मिलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे अब हम लोग देखेंगे कि जीएनपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है। सबसे पहले अगर आप आएंगे तो जीएनपी का मतलब होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस आई। अब हम लोग समझेंगे एक्स का मतलब क्या है और आई का मतलब क्या है। एक्स का मतलब ये है कि ऐसे भारतीय कंपनियां जो विदेशों में कार्य कर रही हैं। ये बताइए, जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी का कंपनी है, किसका कंपनी है, मुकेश अंबानी का कंपनी है। अब मुकेश अंबानी का कंपनी है, अब चूंकि मुकेश अंबानी इंडियन है और इनका कंपनी मान लीजिए अमेरिका में वर्क कर रहा है, तो अमेरिका में वर्क कर रहा है तो अमेरिका में इनके द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, जो भी मॉनेटरी वैल्यू जनरेट किया जा रहा है,
उस मुकेश अंबानी के वैल्यू को अमेरिका के जीडीपी में क्या करते हैं, शामिल करते हैं, वह इंडिया के जीडीपी में शामिल नहीं करते। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई अमेरिकन कंपनी है और इंडिया में कार्य कर रहा है, अमेरिकन कंपनी है इंडिया में कार्य कर रहा है, तो जो प्रोडक्शन का केंद्र है, प्रोडक्शन का सेंटर है, वो इंडियन डोमेस्टिक है या भारत का घरेलू सीमा है। तो इस प्रकार जो अमेरिकन इंडिया में कार्य कर रहा है, उसके द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, वह प्रोडक्शन या उत्पादन का जो भी मॉनेटरी वैल्यू होगा, उस मॉनेटरी वैल्यू को अमेरिका के जीडीपी में शामिल नहीं करते, बल्कि उसको इंडिया के जीडीपी में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। इस प्रकार हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल का मतलब, मान लेते हैं कि मुकेश अंबानी जो है क्या करते हैं, $100 अमेरिका से कमा के लेके आते हैं, और जो है जो बिल गेट्स है, जो अमेरिकन कंपनी है, मान लेते हैं कि यहाँ से जो है क्या करते हैं, $90 क्या करते हैं, कमा के लेके जाते हैं। तो इस प्रकार अगर ये बताइए मुकेश अंबानी वहाँ पे $100 कमाते हैं, तो $100 कहाँ पे लेके आएंगे, इंडिया में लेके आएंगे, और जो अमेरिकन यहाँ पे $90 कमा रहा है, वो भी कहाँ पे लेके जाएगा, अमेरिका में लेके जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, कहने का मतलब कि जो भारतीय कंपनियां विदेशों में कार्य कर रही हैं और विदेशी कंपनियां भारत में कार्य कर रही हैं, दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, उन अंतर को अगर आप जीडीपी में जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा, जीएनपी मिल जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आप आएंगे एक्स और आई के आधार पर, किसके आधार पर, एक्स और आई के आधार पर तीन प्रकार का रिलेशन बन सकता है। एक हो सकता है एक्स ग्रेटर देन आई, दूसरा हो सकता है एक्स इक्वल टू आई, और तीसरा हो सकता है आई ग्रेटर देन एक्स। तीन प्रकार का पॉसिबिलिटी बनता है। एक पॉसिबिलिटी में क्या है, एक पॉसिबिलिटी में यह है कि जो भारतीय कंपनियां विदेशों में कार्य कर रही हैं और जो विदेशी कंपनियां भारत में कार्य कर रही हैं, उनके कंपैरिजन में भारतीय कंपनियां विदेशों से ज़्यादा पैसा लेके भारत में आ रही हैं। दूसरा क्या है कि जो भारतीय कंपनियां विदेशों में कार्य कर रही हैं और विदेशी कंपनियां भारत में कार्य कर रही हैं, दोनों के साथ जो वैल्यू जनरेट किया जा रहा है, दोनों क्या है, इक्वल है। और तीसरा है आई ग्रेटर देन एक्स, कहने का मतलब जो विदेशी कंपनियां भारत में कार्य कर रही हैं और जो भारतीय कंपनियां विदेशों में कार्य कर रही हैं, उनके कंपैरिजन में जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत से ज़्यादा पैसा लेके जा रही हैं। तो ये तीन प्रकार का सिचुएशन बन रहा है। अगर इस सिचुएशन में अगर आप आएंगे तो जो जीएनपी होगा, वो जीएनपी ऑलवेज जीडीपी से क्या होगा, बड़ा होगा। जीएनपी क्या होगा, जीडीपी से बड़ा होगा। इस सिचुएशन में अगर आप आएंगे तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी, और इस सिचुएशन में अगर आप आएंगे तो जीडीपी क्या होगा, बड़ा होगा किससे, जीएनपी से। कुल मिला के कहने का मतलब जीएनपी ऑलवेज जीडीपी से तभी बड़ा होगा जब भारतीय कंपनियों का परफॉर्मेंस विदेशों में क्या होगा, बेहतर होगा, बेस्ट होगा। वैसे सिचुएशन में भारत का जीडीपी से ज़्यादा वैल्यू किसका होगा, जीएनपी। उसके अलावा एक पॉइंट और निकल के आता है इसी में कि जीडीपी में हमने देखा कि इसमें जो है इंडियन को तो शामिल किया जा रहा है, इसके अलावा फॉरेनर को या विदेशियों को भी क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। तो जब विदेशियों को भी शामिल कर रहे हैं तो इससे एक्चुअल जो डाटा होना चाहिए, आंकड़ा होना चाहिए, वो नहीं मिलता। तो अगर आप आएंगे तो जीएनपी जो है जीडीपी से जो है ज़्यादा एक्यूरेट है इस मामले में, क्योंकि इसके अंतर्गत केवल और केवल इंडियन को शामिल किया जाता है, फॉरेनर को शामिल नहीं किया जाता। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि नेशनल इनकम टॉपिक के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी है क्या, उसके अलावा ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है, नेशनल इनकम का क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी देश का विकास को जानने के लिए,
क्या पैरामीटर्स हैं, क्या जो है मापक बनाए गए हैं, ये सारे टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे नेशनल इनकम के अंतर्गत बात करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आप आएंगे तो तीसरा टॉपिक है आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ होता क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में आएंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो मात्रात्मक होता है। क्या होता है? मात्रात्मक होता है या जो है क्वांटिटेटिव होता है। जबकि जो आर्थिक विकास होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, वह मात्रात्मक के साथ साथ कैसा होता है? गुणात्मक होता है। मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, कहने का मतलब क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव होता है। इसका मतलब क्या है? मात्रात्मक का मतलब ये है कि जैसे चावल का प्रोडक्शन हो रहा है, गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है, टीवी का प्रोडक्शन हो रहा है, फ्रिज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये प्रोडक्शन जो हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, ये मात्रा में हो रहा है, मात्रात्मक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि भारत का जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन लोगों का विकास नहीं हो रहा है, कहने का मतलब कि ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लोगों के पास रोजगार बेहतर नहीं है। अगर रोजगार बेहतर है तो लोग खुशहाल नहीं है। तो खुशहाली का मतलब ये है, खुशहाली का संबंध किससे है? विकास से है। इसके लिए एक इंडेक्स जारी किया जाता है, विश्व खुशहाल सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब ही यही है कि किस देश का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, उस देश में रहने वाले लोग खुशहाल हैं या नहीं, उस देश में रहने वाले लोगों का विकास हो रहा है या नहीं। तो विकास का मतलब ये है कि जब तक जीडीपी में विकास के साथ, अगर जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ होने के साथ साथ लोगों में खुशहाली आनी चाहिए, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारे इंडेक्स जो है संस्थाओं के द्वारा जारी किए जाते हैं। वो जो इंडेक्स होते हैं, उन इंडेक्स से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि वह सूचकांक या इंडेक्स को कौन सा इंस्टीट्यूशन या कौन सा संस्था जारी करता है। उसके अलावा उस इंडेक्स के अंतर्गत नंबर ऑफ कंट्रीज या कितने कंट्रियों को शामिल किया गया है। उसके अलावा उस इंडेक्स के अंतर्गत जारी जो रिपोर्ट जारी किया गया है, उस रिपोर्ट में फर्स्ट कंट्री का रैंक क्या है। चूंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो इंडिया को आपको सेंटर पॉइंट में रखना है, इंडिया का रैंक क्या है। उसके अलावा लास्ट रैंक जो है कौन से कंट्री का है। इन सारे मुद्दों पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। और ये टॉपिक्स करंट अफेयर्स का टॉपिक होगा, क्योंकि हर वर्ष जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा बहुत सारे इंडेक्स क्या किए जा रहे हैं, जारी किए जा रहे हैं। तो ये जारी करने वाले इंडेक्स पे आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हर वर्ष आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक अगर आप आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में है भारत में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। अगर आप आफ्टर इंडिपेंडेंट आएंगे या स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद अगर आप आएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लैंड रिफॉर्म किए गए। लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था थी, इस्तमरारी व्यवस्था थी, ये सारे व्यवस्था थे। इन व्यवस्थाओं को धीरे धीरे क्या कर दिया गया, इसमें रिफॉर्म किया गया और कुल मिला के ये सुनिश्चित किया गया कि लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत ये संसाधन पर हर व्यक्ति का क्या हो, अधिकार हो, किसी एक व्यक्ति का इस पर अधिकार न हो। क्योंकि ये टॉपिक पीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक मेंस एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हुए मेंस के टॉपिक में चीज़ों को बात करेंगे। नेक्स्ट अगर आप आएंगे, नेक्स्ट पाठ्यक्रम पे या सिलेबस पे अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट सिलेबस है
नेक्स्ट 5वां नंबर कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि आपको पता है कि भारत एक एग्रीकल्चर या कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश है तो एग्रीकल्चर के सामने क्या क्या चैलेंजेज है, इन चैलेंजेस को आपको देखना पड़ेगा। एग्रीकल्चर के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से प्लान चलाए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर के विकास में कौन कौन सी चीज़ें बाधक हैं, इसके हेल्प के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन सारे मुद्दों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के अंतर्गत देखेंगे। उसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर और कृषि सेक्टर। तो कृषि सेक्टर को हम लोग प्राइमरी सेक्टर के नाम से जानते हैं या प्राथमिक क्षेत्र के नाम से, प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और उसके अलावा अगर इंडस्ट्री सेक्टर को अगर आप आएंगे तो सेकेंडरी सेक्टर या इसको जो है द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली जो प्राइमरी सेक्टर होता है वह नेचर से जुड़ा होता है। नेचर से जुड़ा का मतलब क्या है, ऐसे सारे प्रोडक्ट या ऐसे सारे वस्तुएं जो हमको डायरेक्ट नेचर से मिले, प्रकृति से मिले, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर के जो गुड्स हैं उसका प्रयोग करके जब कोई नया गुड्स बनाया जाता है तो उस नए गुड्स को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के गुड्स। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1947 के आज़ादी के बाद किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ किया गया, सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ किया गया, टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ किया गया, और इस ग्रोथ के क्रम में 5 ईयर प्लान चलाया गया। 5 ईयर प्लान के अंतर्गत प्राइमरी सेक्टर में जो है अगर आप आएंगे तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो चला या प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चलाया गया, उसके अंतर्गत जो है प्राथमिक क्षेत्र पर फोकस किया गया या एग्रीकल्चर के विकास पर फोकस किया गया। उसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है क्या किया गया, इसमें जो है औद्योगिक विकास पर बल दिया गया। और फिर बाद के आगे के 5 ईयर प्लान में ये फोकस किया गया कि प्राइमरी सेकेंडरी के साथ साथ टर्शियरी सेक्टर या जो है तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र पर भी जो है विकास किया जाए। कुल मिला के कहने का मतलब प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, ये तीनों के तीनों टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके गवर्नमेंट के द्वारा इसके लिए कौन कौन से प्लान चलाए जा रहे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आप आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का भारत में सेवा क्षेत्र, जिसके बारे में अभी हमने बताया कि सेवा क्षेत्र जिसमें अगर आप आएंगे तो भारत के जीडीपी में सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन है या सबसे ज़्यादा अगर योगदान किसी का है तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों के द्वारा ये बोला जाता है कि किसी भी देश के विकास के क्रम में जो विकास का क्रम होना चाहिए वो विकास का क्रम कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। सिस्टमेटिक वे में या क्रमबद्ध तरीके का मतलब क्या है कि सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर का विकास करना है, प्राइमरी सेक्टर के बाद सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस करना है, और सेकेंडरी सेक्टर के बाद जो है टर्शियरी सेक्टर पे क्या करना है, फोकस करना है। कहने का मतलब पहले कृषि विकास किया जाए, फिर उद्योगों का विकास किया जाए, और फिर जो है सेवा के क्षेत्र में जो है प्रवेश किया जाए। लेकिन अगर आप इंडिया के स्ट्रक्चर में या इंडिया के जीडीपी का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इंडिया का जो जीडीपी है, जीडीपी में अगर आप आएंगे तो प्राइमरी सेक्टर के बाद डायरेक्ट जो है कहाँ पे ये कूद गए, टर्शियरी सेक्टर में। और कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर जो है इनका विकास की प्रक्रिया में क्या रह गया, पीछे रह गया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसके अंतर्गत ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इंडिया के मॉडल, विकास मॉडल में और चाइना के विकास मॉडल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आखिर विकास कैसे किया जाए। उस समय भारतीय जनमानस को या भारतीय व्यवस्था को के सामने बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि विकास के क्रम में कैसे लोगों को शिक्षित किया जाए, कैसे लोगों को रोजगार दिया जाए,
कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाए और कुल मिला के कैसे आत्मनिर्भर बना जाए कि इमरजेंसी के समय हम लोगों के लिए खाने का कोई प्रॉब्लम न हो। लेकिन अगर आप आएंगे तो इसी क्रम में जो है भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले अगर आप आएंगे तो 2 अक्टूबर 1952 में एक प्लान चलाया गया, CDP प्लान, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, या इसको बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाने के पीछे उद्देश्य ये था किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को सुनिश्चित किया जा सके। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत प्लानिंग कमीशन योजना आयोग था। योजना आयोग जो है 15 मार्च 1950 को बना और इसका कार्य यह था कि वह जो है 5 ईयर प्लान को बनाए, पंचवर्षीय योजनाओं को बनाए और पंचवर्षीय योजनाओं में इस बात का ध्यान रखे कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनके नीड को कैसे पूरा किया जाए। उसके अलावा NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद, 6 अगस्त 1952 को बना। इसका कार्य ये था कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो 5 ईयर प्लान बनाया गया था उस 5 ईयर प्लान को फाइनली अप्रूव करना या उसको पास करना। दोनों के चेयरमैन कौन थे? PM थे, प्राइम मिनिस्टर थे। दोनों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन था या गैर संवैधानिक संस्था था जिनके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत 5 ईयर प्लान चलाए गए और भारत में अब तक 12 5 ईयर प्लान चलाया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई। कहने का मतलब 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना या 12 5 ईयर प्लान का जैसे ही टर्म समाप्त होता है, 5 ईयर प्लान को पूरी तरीके से इंडिया में क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। और 2015 में 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एक नई संस्था बनती है जिसको हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कुल मिला के कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ। आज भी जो है नीति आयोग के द्वारा जो है प्लानिंग बनाया जा रहा है, लेकिन अब 5 ईयर प्लान नहीं बन रहा है बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जा रहा है। उस लॉन्ग टर्म प्लान के अंतर्गत गोल डिसाइड किए जा रहे हैं या जो है लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे अवधि की योजना बना के जो है लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब आर्थिक नियोजन के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स हम लोग देखेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक गरीबी, पुअर्टी। गरीबी, जैसे कि आपको पता है कि गरीबी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और गरीबी हमेशा कोई भी गवर्नमेंट रहे रूलिंग पार्टी में, हमेशा रूलिंग पार्टी का मोटिव यही होता है कि किस तरीके से गरीबी को कम किया जाए। क्योंकि गरीबी को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन गरीबी को कम किया जा सकता है। गरीबी को कम इस आधार पर किया जा सकता है कि अगर लोगों को रोजगार मिल जाए, लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनका मूलभूत जरूरत का पूर्ति होगा। मूलभूत जरूरत की जब पूर्ति होगी, बेसिक नीड फुलफिल होगा, तो कुल मिला के कहने का मतलब कि वो अननेसेसरी चीज़ों पे विचार नहीं करते हुए वह अपने विकास पर क्या देंगे? बल देंगे। और अगर किसी व्यक्ति को रोजगार मिलता है, रोजगार अगर मिलेगा तो रोजगार मिलेगा तो उसका इनकम क्या होगा? उसका इनकम या आय बढ़ेगा और जब आय बढ़ेगा तो उसका बचत या सेविंग भी क्या होगा? बढ़ेगा। और जब सेविंग या बचत बढ़ेगा तो फ्यूचर में विकास के लिए वो क्या करेगा? निवेश करेगा। निवेश करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। निवेश या इन्वेस्टमेंट करेगा और जब निवेश करेगा तो फ्यूचर में विकास की संभावनाएं उसकी क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। और जब विकास की संभावनाएं बढ़ेगी तो कुल मिला के पुअर्टी या गरीबी क्या होगा? कम होगा। गरीबी क्या होगा? कम होगा। जैसे अगर एक व्यक्ति का इनकम बढ़ता है,
सेविंग बढ़ेगा तो वह अपने बच्चों के विकास के लिए, वह फ्यूचर के लिए क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, निवेश करेगा। वह अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दिलाएगा, बेहतर हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल कराएगा, कुल मिला के एक बेहतर वातावरण उपलब्ध कराएगा जिससे उस वातावरण में उनके बच्चे क्या कर सके, विकास कर सके। और वही बच्चा एक दिन जो है बेहतर ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट होगा या मानव संसाधन में बदलेगा, और वही मानव संसाधन देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएगा और उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा, तो जीडीपी का साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब कि पॉवर्टी को कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे प्लान चलाए जा रहे हैं। उन सभी प्लान पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बेरोजगारी, अब चूंकि गरीबी बेरोजगारी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अगर बेरोजगारी बढ़ता है तो गरीबी भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर बेरोजगारी कम हो रहा है इसका मतलब यह है कि लोगों को रोजगार मिल रहा है, और जब लोगों को रोजगार मिल रहा है तो इसका मतलब गरीबी धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। कुल मिला के दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर आप आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक है मुद्रा बाजार एवं बैंकिंग प्रणाली, मनी मार्केट एंड बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सबसे पहले आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। उसके अलावा हम लोग देखेंगे नेशनल बैंक के बारे में, नेशनल बैंक के बारे में। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आरआरबी के बारे में, रीजनल रूरल बैंक के बारे में। उसके अलावा शेड्यूल बैंक के बारे में हम लोग देखेंगे। कुल मिला के ये सारे बैंक से हम लोग देखेंगे। और आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे बैंकों का मर्जीकरण किया जा रहा है, एक दो बैंक को मिलाकर एक बैंक बना दिया जा रहा है। तो इसके पीछे भारत सरकार का क्या मोटिव है, इस मोटिव को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसका पॉजिटिव पहलू क्या है, इसका नेगेटिव पहलू क्या है, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से प्लान चलाए जा रहे हैं, ये सारे मुद्दे हम लोग समझेंगे। उसके अलावा अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के बारे में अगर आप आएंगे तो आरबीआई जो है इंडिया का क्या है, सेंट्रल बैंक है, भारत का एक केंद्रीय बैंक है। उसके अलावा आरबीआई का कार्य ये है कि वह जितने भी बैंक है भारत में कार्य कर रहे हैं सबके लिए गाइडलाइन जारी करना, और उसी गाइडलाइन के अंतर्गत सभी बैंकों को कार्य करने का आदेश देना। उसके अलावा आरबीआई का कार्य ये भी है कि मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करना। मॉनेटरी पॉलिसी अगर आप आएंगे तो आरबीआई के अंतर्गत एक जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एमपीआई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति के द्वारा यह समीक्षा किया जाता है कि जो है कि मार्केट में, बाजार में ज़्यादा महंगाई भी न हो और ज़्यादा मंदी भी न हो। अगर महंगाई या इन्फ्लेशन इस कारण है कि लोगों का इनकम बढ़ गया है, लोगों का आय बढ़ गया है, इनकम बढ़ने के कारण डिमांड बढ़ गया है, और डिमांड बढ़ने के कारण वस्तु के प्राइस में क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वह कुछ ऐसी प्रक्रिया को अपनाता है कि जो मार्केट में पैसा का तरलता या लिक्विडिटी बढ़ा है उस लिक्विडिटी को क्या कर सके, कम कर सके। और मंदी के सिचुएशन में जब मार्केट में पैसा ही नहीं है तो कुछ ऐसा तरीका मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत अपनाता है कि मार्केट में पैसे का फ्लो क्या हो जाए, बढ़ जाए, जिससे पहले के अनुसार डिमांड और सप्लाई के बीच बैलेंस हो जाए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत किया जाता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र। तो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब यह है जब वस्तु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष मुद्रा के मूल्य में, मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाए, कमी आ जाए।
देखिए अगर आप यूपीएससी में जाएंगे और यूपीपीसीएस में जाएंगे तो ऐसे ही कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने का मतलब कि जब भी इन्फ्लेशन होगा, मुद्रास्फीति का सिचुएशन होगा, उस समय जो मनी का वैल्यू है, मुद्रा का वैल्यू है, मुद्रा का वैल्यू क्या हो जाता है, तो मुद्रा का वैल्यू कम हो जाता है। और वैल्यू किसका बढ़ता है, वस्तु का, वस्तु का वैल्यू बढ़ता है, जबकि मुद्रा का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप 20 रुपया किलो आलू खरीदते हैं और आलू का मूल्य बढ़ के, वैल्यू बढ़ के जो है 30 रुपया किलो हो गया, तो ये आप बताइए आपने 1 केजी आलू कितने में खरीदा, 20 रुपए में खरीदा, और वही 1 केजी आलू खरीदने के लिए अगर आपको 30 रुपया देना पड़े, कितना देना पड़े, 30 रुपया देना पड़े, तो हम कहेंगे इस सिचुएशन में जो मनी का वैल्यू है कम हो गया है, किसके रिफरेंस में, वस्तु के रिफरेंस में, वस्तु के सापेक्ष। जबकि इससे कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे वस्तु का वैल्यू मनी के वैल्यू के तुलना में क्या हो गया है, कम हो गया है। यहाँ पे वस्तु का वैल्यू कम हो रहा है और यहाँ पे मनी का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब ऐसे सिचुएशन में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति के द्वारा क्या किया जाता है, महंगाई को कंट्रोल किया जाता है कि लोगों के पास पैसा अधिक हो गया है, इसके कारण लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, और जब ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो डिमांड को सोखने के लिए वह क्या करता है, मार्केट से लिक्विडिटी को कम करने का प्रयास करता है। उसके अलावा व्यापार चक्र के अंतर्गत एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, आयात निर्यात के बीच क्या संबंध है, भारत का किस देश के साथ क्या रिलेशंस है, इन सारे मुद्दों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आप आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक का रहा है बीमा और पूंजी बाजार, इंश्योरेंस एंड कैपिटल मार्केट। तो देखिए हम लोग देखेंगे कि भारत में इंश्योरेंस का क्या कल्चर है, तो उसको देखेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था है, इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको हम लोग समझेंगे कि IRDA का क्या कार्य है। उसके अलावा कैपिटल मार्केट का जो संबंध है, कैपिटल मार्केट का संबंध शेयर मार्केट से है। किससे है, शेयर बाजार से है या शेयर मार्केट से है। और शेयर बाजार या शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली या पूंजी बाजार को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी और हम लोग IRDA के बीच रिलेशंस को समझेंगे। इससे पहले जो है बीमा और पूंजी बाजार को के अंतर्गत ही शामिल करते थे और सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेबी के पास था। तो ये सारे मुद्दे हम लोग समझेंगे, IRDA, सेबी, यूलिप, ये सारे डिस्प्यूट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप आएंगे, राजकोषीय नीति एवं कर संरचना। राजकोषीय नीति एवं कर संरचना का मतलब ये है, इसके अंतर्गत ये देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति कैसे बनाया जाता है। राजकोषीय नीति का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, इन सभी मुद्दों को हम लोग समझेंगे। कर संरचना, टैक्सेशन देखेंगे। टैक्सेशन में अगर आप आएंगे, डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर, और उसके अलावा अगर आप आएंगे इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, प्रत्यक्ष कर का मतलब ये होता है कि जिस पर लगाया जाए उसी से क्या कर लिया जाए, वसूल लिया जाए।
या यक्स पर लगाया गया और यक्स से ही वसूल लिया गया। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का मतलब ये है किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल एनुअल इनकम पर लगाया जाने वाला जो कर होता है, टैक्स होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स बोलते हैं। जब प्रत्यक्ष कर में या डायरेक्ट टैक्स में अगर आप आएंगे तो जहां पे टैक्स ऑफ इंसिडेंट होता है वहीं पे टैक्स ऑफ इम्पैक्ट होता है, या कहने का मतलब कि टैक्स ऑफ इंसिडेंट और टैक्स ऑफ इम्पैक्ट दोनों एक ही पॉइंट पर क्या होता है, दिखाई देता है। उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब लगाया किसी और पे जाए, वसूला किसी और से जाए, तो ऐसे टैक्स को हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है मार्केट वैल्यू में कि इंक्लूडेड ऑल इनडायरेक्ट टैक्स, तो कहने का मतलब उस वैल्यू में या मार्क प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर पहले से शामिल होता है। तो वह इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगाया जा रहा है, प्रोडक्ट पे लगाया जा रहा है, लेकिन वसूला किससे जा रहा है, कंज्यूमर जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, उपभोग कर रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि टैक्स ऑफ इंसिडेंट और इम्पैक्ट यहाँ पे दोनों अलग अलग पॉइंट पे दिखाई देता है। उसके अलावा डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत डायरेक्ट टैक्स कोड लाया गया, DTC लाया गया, जिसको हम लोग जो है डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म लाया गया जिसे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जानते हैं, GST। तो GST के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कहने का मतलब जो भी टैक्सेज होंगे इसके अंतर्गत टॉपिक को हम लोग देखेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक पे आप चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है निवेश मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल। तो इन्वेस्टमेंट मॉडल के अंतर्गत बहुत सारे मॉडल हैं। जैसे अगर आप आएंगे इन्वेस्टमेंट मॉडल में, तो जैसे आपको सोशलिस्ट मॉडल, या आप बोल सकते हैं समाजवादी मॉडल, पूंजीवादी मॉडल, पूंजीवादी मॉडल। जैसे अगर आप आएंगे तो इसके अंतर्गत मिश्रित मॉडल, मिश्रित मॉडल के अलावा अगर आप आएंगे तो इसके अंतर्गत गांधीवादी मॉडल, गांधीवादी मॉडल। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो हेरल्ड डोमर मॉडल, हेरल्ड डोमर मॉडल। हेरल्ड डोमर मॉडल के अलावा अगर आप आएंगे तो PC महालनोबिस मॉडल, PC महालनोबिस मॉडल। और PC महालनोबिस मॉडल के अलावा अगर आप आएंगे तो एक PPP मॉडल, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो अगर आप आएंगे तो ये मॉडल्स हैं जो विकास के मॉडल्स दिए गए हैं, और आपके टॉपिक्स में निवेश मॉडल है, इन्वेस्टमेंट मॉडल है। तो इन सभी मॉडल्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि सोशलिस्ट मॉडल क्या है, कैपिटलिस्ट मॉडल क्या है, मिक्स्ड मॉडल क्या है, गांधीवादी मॉडल क्या है। इन सभी मॉडलों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एक एक करके। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक हम लोग का है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में देखेंगे, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में देखेंगे। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप या विश्व बैंक समूह के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो 5 बैंकों को मिलाकर विश्व बैंक समूह बनता है या वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, विश्व व्यापार संगठन WTO, बेसिकली 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत
इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वर्ल्ड बैंक लोगों को जो भी इस वर्ल्ड बैंक के मेंबरशिप लिए होते हैं उनको विकास कार्य के लिए कम रेट पर या न के बराबर ब्याज रेट पर जो है लोन देना, जो इससे अपना विकास कर सके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कार्य ये है कि यह जो है सदस्य देशों को यह सलाह दे कि उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलित रहे, भुगतान संतुलन संतुलित रहे। विश्व व्यापार संगठन WTO का मतलब ये है विश्व व्यापार संगठन, इसका मतलब ये है कि यह जो है यह देखता है कि दो देशों के बीच जो भी व्यापार हो रहा है वह व्यापार फेयर हो और फ्री हो, अनफेयर न हो। अगर अनफेयर होता है तो विश्व व्यापार संगठन में आप क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, ब्रिक्स बैंक ब्रिक्स देशों के द्वारा बनाया गया, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये संस्थाएं हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इन संस्थाओं से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जान लीजिए। क्योंकि देखिए UPPCS का एग्जाम और UPSC के एग्जाम में थोड़ा सा अंतर है। UPPCS के एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं तो हमको फैक्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फैक्ट्स के तुलना में क्या होते हैं, कम होते हैं। तो जो यहाँ से क्वेश्चन होता है सबसे पहले कि इनका फाउंडेशन कब हुआ, कब बने, इनका चेयरमैन कौन है। चेयरमैन में आपको देखना है फर्स्ट चेयरमैन और प्रेजेंट चेयरमैन कौन है। उसके अलावा प्रेजेंट में इनके द्वारा कोई रिपोर्ट तो नहीं जारी किया गया या इनके द्वारा कोई पॉलिसी तो नहीं चलाया गया या भारत का इनके द्वारा कोई ट्रीटी हुआ, समझौता हुआ। तो इस सेंस में आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये ऑर्गेनाइजेशन आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चूंकि हम लोगों ने हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था को कैसे तैयार किया जाए, तो तैयार करने के क्रम में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देख लिया, सिलेबस देख लिया कि इन सिलेबस में एक एक करके इन सिलेबस को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके अलावा रिवीजन करना है। इसके अलावा चौथा पांचवा कोई कार्य आपको करना नहीं है। कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। इसके अलावा कोई चौथा कार्य नहीं करना। अब आइए हम लोग आते हैं स्ट्रेटजी पे, आते हैं कि स्ट्रेटजी क्या रहेगा। स्ट्रेटजी के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो सबसे पहले आप आएंगे तो देखिए स्ट्रेटजी आप किसी भी एग्जाम का तभी बना सकते हैं जब आप सबसे पहले ये जानते रहेंगे कि आखिर उस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस टाइम में पूछे गए हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से भारत के भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित थे। तो लैंड रिफॉर्म का टॉपिक था। तो लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत कौन कौन से ऑब्जेक्टिव या कौन कौन से उद्देश्यों को शामिल किया गया है। सबसे पहले अगर आप आएंगे पहला ऑप्शन है आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण गरीबी को दूर करना, तीसरा ऑप्शन है कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और चौथा ऑप्शन है पुराने भूमि संबंधों को बनाए रखना। सबसे पहले चौथा ऑप्शन क्या है, गलत है। पुराने भूमि संबंधों को बनाए रखने का कोई मतलब ही नहीं है। पुराने भूमि संबंधों का ही तो क्या करना है, सुधार करना है। तो कुल मिला के ये निगेटिव ऑप्शन है, ये हट गया, बचा 3 1 2 3। ये तीनों के तीनों क्या हैं, सही हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी क्या होगा, आपको सही होगा। कहने का मतलब कि भूमि सुधार के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोटिव ये था कि आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी है उसको दूर करना, तीसरा कृषि उत्पादकता को, प्रोडक्टिविटी को क्या करना, बढ़ाए रखना। ये जो है उद्देश्य था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। तो ये देखिए, मैंने बोला कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंडेक्स जारी किए जाते हैं, रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सी संस्था जारी करता है, कौन सा इंस्टीट्यूशन जारी करता है। तो अगर आप आएंगे तो एशियन विकास बैंक, यूरोपियन पुनर्निर्माण और विकास बैंक, सी यूएसए फेडरल रिजर्व बैंक, डी विश्व बैंक। तो विश्व आर्थिक संभावना जो रिपोर्ट जारी किया जाता है वह जो है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापक क्या है। कह रहा है कि किसी देश का अगर आप जो है वृद्धि मापना चाहते हैं कि कितना इकोनॉमिक वृद्धि हुआ है, ग्रोथ हुआ है, तो सबसे बेहतर मापक क्या है। तो ऑप्शन ए है सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी, ऑप्शन बी है शुद्ध घरेलू उत्पाद या एनडीपी, तीसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी, और प्रति व्यक्ति उत्पाद पर कैपिटा प्रोडक्ट। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो डी ऑप्शन है, प्रति व्यक्ति उत्पाद के आधार पर उस देश के आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक बेहतर सूचक या मापक किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आप देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं, आपके यूपीपीसीएस में भी पूछे गए हैं। तो आपको इस आधार पे क्या करना है, एक अपना स्ट्रेटजी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यक्ष देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। सबसे पहले आपको आर्थिक समृद्धि का मतलब समझ में आना चाहिए। आर्थिक समृद्धि का को इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि वहां पे उत्पादन हो रहा है, और उत्पादन का मतलब है कि कैसा, मात्रात्मक। ठीक, जो उत्पादन होता है वो मात्रा में होता है, क्वांटिटेटिव होता है। तो कह रहा है कि अनिवार्य रूप से होगी यदि ए विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है, एक्स में जनसंख्या वृद्धि होती है, निगेटिव ऑप्शन है हटा दो, सी एक्स में पूंजी निर्माण होता है, और डी विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। तो इस प्रकार सी होगा। कहने का मतलब आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से तभी होगी जब उस देश में पूंजी निर्माण होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। कैपिटल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो जब कैपिटल का फॉर्मेशन होगा तो फ्यूचर में विकास की संभावनाएं क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का जो व्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। जो पूंजीवादी और अर्थव्यवस्था का क्या है, मिक्सचर फॉर्म है, या आप कह सकते हैं मिश्रित रूप है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब पूंजीवादी और समाजवादी का मिला जुला रूप ही जो है मिश्रित है। और भारत का व्यवस्था कैसा है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। सिर्फ मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं और आगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स,
करंट अफेयर्स के अंतर्गत अगर आप आएंगे, चूंकि देखिए इकोनॉमिक्स से बहुत कम ही होता है कि स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाए, उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपसे जो है करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स पे आपको ध्यान रखना होगा। इसके अंतर्गत आपको न्यूज़पेपर रीडिंग पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो आवर मैगजीन जो है परीक्षा मंथन का जो एक लक्ष्य मैगजीन है, जो सभी प्रकार के करंट अफेयर्स को क्या करता है, कवर कर लेता है। तो अगर आप इसके मैगजीन को भी फोकस करते हैं तो यह जो है आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, जिससे आप अपने इकोनॉमिक सेगमेंट को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ में करंट अफेयर्स का भी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। उसके अलावा आपको रिवीजन पे फोकस करना पड़ेगा। कहने का मतलब आपने पढ़ लिया, सब कुछ जान लिया, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप एग्जाम में गलतियां करके आएंगे, श्योर है। तो गलतियां या एरर कम से कम हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, पढ़ाई गई चीज़ों को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, जिससे आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाए। कुल मिला के कहने का मतलब आज के क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ये देखा कि आखिर किस तरीके से इकोनॉमी को तैयार किया जाए, और आगे आने वाले यूपी पीसीएस 2022 के एग्ज़ाम के लिए हम लोग का इसी प्रकार का स्ट्रेटजी होगा, जिसमें हम लोग सबसे पहले सिलेबस को कवर करेंगे। सिलेबस के कवर करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद करंट अफेयर्स का कुछ अपडेट है तो वो कराया जाएगा। और कुल मिला के आपका रिवीजन आपको ध्यान में रख के रिवीजन करना है, जिससे एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्म कर सके। तो आज के क्लास में हम लोग का इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।